तो सबसे पहले मेरे सभी स्टूडेंट साथियों को नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है भूकंप। तो आज मैं आपको भूकंप के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, तो जुड़े रहे हमारे साथ एंड तक। तो भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर होने वाला आकस्मिक कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। अर्थात भूकंप से तात्पर्य है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर उत्पन्न होने वाला आकस्मिक कंपन या दोलन, जो कि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो अब पढ़ते हैं हम भूकंप के बारे में और जानकारी। तो ठीक है, अब पढ़ेंगे भूकंप जो होता है वो दो प्रकार का होता है। भूकंप जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक मानवजनित और एक होता है प्राकृतिक भूकंप। तो भूकंप के दो कारक होते हैं। उत्पत्ति के कारक। भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वो दो कारकों से होती है, एक प्राकृतिक कारक, एक प्राकृतिक कारक, और एक होता है मानव जनित कारक। मानव जनित कारक, एक प्राकृतिक कारक और एक होता है मानव जनित कारक। ठीक है, तो प्राकृतिक कारक में जो प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न भूकंप होते हैं उसे प्राकृतिक कारक कहते हैं, और जो मानव द्वारा उत्पन्न जो भूकंप होता है, मानव के कारण जो भूकंप आता है, तो उसे मानव जनित कारक कहते हैं। तो प्राकृतिक कारक में एक होता है ज्वालामुखी विस्फोट। प्राकृतिक कारक में ज्वालामुखी विस्फोट से जो है भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी विस्फोट और एक विवर्तनिक क्रिया द्वारा विवर्तनिक एक विवर्तनिक क्रिया द्वारा जो भूकंप होता है उत्पन्न होता है, उसमें अपसारी किनारे, अभिसारी किनारे और एक है संरक्षी किनारे। संरक्षी किनारे, ठीक है। तो प्राकृतिक कारक में ज्वालामुखी विस्फोट से जो है भूकंप उत्पन्न होता है, और विवर्तनिक क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, और होता है प्लेट भ्रंशन, भू संतुलन, संतुलन और उल्कापात। उल्कापात से जो है वो भूकंप उत्पन्न होता है। और मानव जनित कारक में हो गया है बांध, बांध द्वारा भूकंप, एक बांध द्वारा भूकंप आता है, जिसे तो मानव जनित कारक में बांध द्वारा जो है वो भूकंप उत्पन्न होता है, जिसे प्रत्यक्षता पुनस्खलन सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत जो है वो SF रीड ने दिया था। ऐसा आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बांध प्रेरित भूकंप जो है उसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रत्यक्षता पुनस्खलन सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि SF रीड ने दिया था। और एक होता है खनन से और एक विस्फोट से भी जो होता है भूकंप उत्पन्न होता है। खनन और विस्फोट से भी, खनन और विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी से किस प्रकार भूकंप उत्पन्न होता है। तो इसमें ज्वालामुखी से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी से। तो जैसा कि आपको पता है, मिटा देती हूँ सबसे पहले मैं। इसमें आपका क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भूकंप में प्राकृतिक कारक कौन कौन से? तो ज्वालामुखी कारक, विवर्तनिक क्रिया जिसमें अपसारी किनारे, अभिसारी किनारे और संरक्षी किनारे आ गए आपके, और इसमें प्लेट भ्रंशन, भू संतुलन और उल्कापात जैसे आपको कारण जो है वो लिख देने हैं, और मानव जनित बांध से भी वो आपको लिख लेने हैं। तो अब पढ़ेंगे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से किस प्रकार से जो भूकंप है वो आता है? ज्वालामुखी, तो ये हो गई
ये हो गई हमारी भूपर पट्टी और ये हो गया पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का केंद्र, ठीक है। और ये है भूपर पट्टी, भूपर पट्टी, भूपर पट्टी, ठीक है। तो ये हो गया मैग्मा। और जब जब जैसा कि आपको पता ही है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो गर्मी के कारण, इसमें आंतरिक भाग में जो है मैग्मा पाया जाता है, तो वो ज्यादा गर्मी के कारण मैग्मा का फैलाव होता है। और आपको पता ही है कि अगर किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो वो उसका फैलाव जो होता है वो अधिक होता है। तो जैसे जैसे गर्मी अधिक बढ़ती है इसके अंदर तो इसका फैलाव भी अधिक होता है। तो गर्मी के कारण ये लावा ऊपर उठता है और वापस ठंडा होके नीचे चला जाता है, वापस ठंडा होके नीचे चला जाता है इस प्रकार से। और हजारों वर्ष तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब एक मैग्मा को कोई भी छिद्र या दरार दिखती है, उसके अंदर से ये ज्वालामुखी फट जाता है, एकदम से बाहर निकल जाता है, एकदम से बाहर निकल जाता है। तो प्लेटें जो होती है, प्लेटें जो इधर वाली प्लेट इधर से सरक जाएगी और इधर वाली जो प्लेट है वो उधर चली जाएगी। इससे क्या होगा, अपसरण होगा, जैसे कि भूकंप आना, जैसे कि हमें धरती पे भूकंप महसूस होगा। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट से भी हमें भूकंप की जो है प्राप्ति होती है। अब पढ़ेंगे अपसारी और अभिसारी किनारे से किस प्रकार से हमें भूकंप की जो है प्राप्ति होती है। अपसारी विवर्तनिक क्रिया में पहले इसमें बता देती हूँ। विवर्तनिक क्रिया, तो विवर्तनिक क्रिया में एक हो गया है हमारा अपसारी किनारे, अभिसारी किनारे, अभिसारी किनारे, और एक हो गया संरक्षी किनारे, संरक्षी किनारे, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे अपसारी किनारों से किस प्रकार से जो है वो हमें भूकंप की प्राप्ति होती है। तो अपसारी किनारों में दो प्लेटें होती हैं जो आपस में से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा पाया जाता है। तो मैग्मा पाया जाता है तो ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा इससे टकराएगा और निरंतर ऐसे ही टकराता रहेगा, ऐसे ही टकराता रहेगा और ऊपर ये जो प्लेटें हैं इनको पिघला देगा। एक समय ऐसा आएगा जब इनको ये पिघला देगा और ये मैग्मा जो है जैसे ये पिघलेगी तो ये एक दूसरे से दूर चली जाएगी। तो ये इनका क्या होगा, इनका अपसरण होगा। तो इसे क्या कहते हैं, जब मैग्मा का ऊपर उठना और नीचे जाना, ये क्या कहलाता है, लेटरल प्लूम, लेटरल प्लूम, ठीक है। तो ये लेटरल प्लूम है, ऐसे जाना, इसे लेटरल प्लूम कहते हैं। तो जैसे हिंदी में कहते हैं पार्श्विक प्रवाह, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऊपर जाएगा और इन जो प्लेटों को पिघला के एक दूसरे से ये पिघल जाएगी तो एक दूसरे से दूर चली जाएगी और बीच में से मैग्मा ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें भूकंप महसूस होगा। ये हो गई अपसारी किनारे। अब पढ़ेंगे अभिसारी किनारे। अभिसारी किनारों में किस प्रकार से हमें भूकंप प्राप्त होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका जैसे होगी पृथ्वी और ये हो गया मैग्मा, ये है मैग्मा। तो जब मैग्मा, जैसा मैंने पहले बताया था, मैग्मा गर्म होगा ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे हो गई ये अपसारी किनारे, ठीक है। अपसारी किनारे पहले बताया था, अपसारी किनारे, ठीक है। तो ये गए अपसारी किनारे और टकरा के वापस इधर आएगा, टकरा के वापस नीचे आएगा, टकरा के ठंडा होके वापस नीचे आएगा और तो मैग्मा ऊपर जाएगा, उसी प्रकार से ये नीचे भी जाएगा और यहाँ से टकरा के वापस ऊपर आ जाएगा इस प्रकार से। तो अपसारी किनारे इसे कहते हैं लेटरल प्लूम, ठीक है।
तो मैग्मा वापस वापस केंद्र की ओर चला जाएगा, वापस गर्म होगा, वापस ऊपर जाएगा। इस प्रकार से ये चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। मैग्मा गर्म होता है, ऊपर जाता है और नीचे भी जाता है, और ऊपर जाके ये ऊपरी सतह से टकराकर वापस दो विपरीत दिशा में चला जाता है। तो दो विपरीत दिशा में मैग्मा का पृथ्वी की सतह से टकराकर दो विपरीत दिशाओं में जाना लेटरल फ्लूम कहलाता है, जिसे पार्श्विक प्रवाह कहते हैं। तो इस प्रकार से वापस चला जाएगा और ये ठंडा होके यहाँ पे हो जाएगा कोल्ड फ्लूम, ये हो जाएगा हॉट फ्लूम, और यहाँ पे हो जाएगा कोल्ड फ्लूम। ठीक है, तो हॉट फ्लूम और कोल्ड फ्लूम। तो जब ये मैग्मा ऊपरी सतह से बाहर निकलेगा तो यहाँ से जो प्लेटें है वो एक दूसरे से दूर चली जाएगी, यहाँ से प्लेटें दूर चली जाएगी। तो जैसा तो नीचे इसके जो नीचे वाली प्लेट रहती है उसको भी जो है धक्का लगेगा, और ये भी प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर चली जाएगी। तो आप समझो ये प्लेटें जब ये दो प्लेटें ऐसे जाएगी तो इसकी जो आगे की प्लेट होगी उससे धक्का लगेगा, ठीक है, और इसके भी आगे की जो प्लेट होगी उससे धक्का लगेगा। ये दोनों यहाँ से एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा जाएगी तो भूकंप उत्पन्न होगा। कैसे टकराएगी, ये देखो, जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, अब ये दो विपरीत दिशा से आती प्लेट है, जब एक दूसरे टकराएगी तो एक प्लेट नीचे और एक प्लेट जो है ऊपर चली जाएगी। तो एक प्लेट नीचे और एक प्लेट ऊपर चली जाएगी। तो मैग्मा जब मैग्मा इस प्लेट से टकराएगा तो इस प्लेट को जो है इस प्लेट का हास होगा, इस प्लेट को गर्म करेगा और ये मैग्मा बनेगी, ये वापस चली जाएगी। इसी प्रकार से ये तोड़ के ऊपर चला जाएगा, जैसे हमें भूकंप की प्राप्ति होगी। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे सुरक्षित किनारे। तो यहाँ पढ़ लेते हैं सुरक्षित किनारे। तो हो गया सुरक्षित किनारे। तो सुरक्षित किनारे की परिभाषा में जब दो प्लेटें न ही अभिसारित हो रही हो, न ही अपसरित हो रही हो, बल्कि एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में गति कर रही हो, तो प्लेटों के मध्य के किनारे सुरक्षित किनारे कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो किनारों का ह्रास होता है और न ही किनारों का निर्माण होता है, जबकि उच्च घर्षण के कारण चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें रूपांतरित किनारे भी कहते हैं। इसका एक उदाहरण है यूएसए का कैलिफोर्निया। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण है यूएसए का कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमने पढ़ लिए विवर्तनिक क्रियाएं जो है वो पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे भू संतुलन। तीसरा पॉइंट है भू संतुलन। तो तीसरा पॉइंट हो गया हमारा भू संतुलन में पृथ्वी की भूपरपट्टी में आपदान क्रिया द्वारा यदि महाद्वीपीय खंडों से अवसादों का निक्षेपण महासागरीय क्षेत्रों में निरंतर होता रहता है, तो इसे सागरीय क्षेत्रों में अवतलन तथा महासागरीय खंडों में उत्थान होता है। इसे भू संतुलन कहते हैं। भू संतुलन की क्रिया द्वारा भूपरपट्टी पर कंपन जो होता है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये हो गया भू संतुलन। अब पढ़ेंगे मानव प्रेरित भूकंप। अब पढ़ेंगे हम मानव प्रेरित भूकंप। मानव प्रेरित भूकंप। तो मानव प्रेरित भूकंप में सबसे पहला हो गया बांध प्रेरित भूकंप। तो बांध प्रेरित भूकंप में
बांध प्रेरित भूकंप। तो इस प्रकार से जैसे ये नदी है, ये हो गई नदी, ये नदी चल रही है, यहाँ पर मानव द्वारा बांध बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मानव द्वारा बांध बनाया गया, ये है नदी। तो ये नदी का जल है जो ना इधर जा पाएगा और ना इधर आ पाएगा। तो इस जल का पूरा भार जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ पर भी जो है चट्टानें बनी होती हैं, इस प्रकार से चट्टानें बनी होती हैं। तो जब इनका भार नीचे जाएगा तो चट्टानें टूट जाती है, जिसे उच्च तापीय, जिसे तीव्र भूकंप आता है। तो इसका भार नीचे जाएगा तो चट्टानें जो है भंजित हो जाए, टूट जाएगी। ज्यादा भार आएगा तो ये जो चट्टानें होती है वो टूट जाएगी, जिससे उस तीव्रता के जो है भूकंप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो। इसमें एक सिद्धांत है, इसमें ये सिद्धांत दिया गया प्रतिस्थता पुनर्चलन सिद्धांत, ठीक है। ये किसने दिया था? SF रीड ने। तो ये आप याद रखना। तो इसमें हो गई, इसमें आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और ये चित्र बना के लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। तो SF रीड के अनुसार भूपर पट्टी में स्थित चट्टानों में एक निश्चित सीमा तक तनाव सहन करने की क्षमता पाई जाती है। यदि तनाव अधिक हो जाता है तो चट्टानें टूट जाती हैं, जिससे उस तीव्रता के भूकंप होते हैं। जैसे एक महाराष्ट्र में भूकंप आया था 1967 में महाराष्ट्र में भूकंप आया था, जिसे जो किसके कारण आया था? बांध के कारण, कोयना बांध के कारण जो है वो भूकंप उत्पन्न हुआ था, ठीक है। ये मानो अब पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगे, ये सबसे इंपोर्टेंट है भूकंपीय तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे जो है वो दो तरह की होती हैं। एक भूकंप मूल से उत्पन्न तरंग है और एक अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंग है, ठीक है। तो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है, आप लिख सकते हो तो लिख लो। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है, आपको चित्र बना के समझा देती हूँ। ये हो गई भूपर पट्टी, ठीक है। तो ये हो गया भूकंप मूल, जिससे फोकस केंद्र या हाइपो सेंटर आ जाता है। हाइपो सेंटर या इसे हाइपो सेंटर कहा जाता है। तो भूकंप मूल को फोकस केंद्र या फिर हाइपो सेंटर भी कह सकते हैं। तो ठीक है, जो भूकंप मूल से एक तरंग उत्पन्न होती है। सबसे पहली तरंग होती है ये, इसे क्या कहते हैं? पी तरंग। और इसके बाद जो होती है, तो ये सबसे पी तरंग जो होती है तो सबसे पहले उत्पन्न होती है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, और इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। और इसके बाद जो तरंग निकलती है वो एस तरंग होती है, इसे द्वितीय तरंग भी कहते हैं। द्वितीय तरंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे द्वितीय तरंग भी कहते हैं। तो ये भी भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे। अब एक कौन सी है? अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगे। ये हो गए अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगों एल तरंग कहते हैं। एल तरंग कहते हैं, और इसे गौण तरंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये तरंगे होती है। पी तथा एस तरंगों की जो खोज है वो किसने की थी? गोल्डहम ने। किसने की थी? गोल्डहम ने। और एल तरंगों की खोज किसने की थी? एस.डी. लव ने जो है एल तरंगों की खोज की थी। और पी तथा एस तरंगों की खोज किसने की थी? गोल्डहम ने।
तो ऐसे लिख देती हूँ मैं कि एस तरंगों की खोज की थी ओल्डम ने, ठीक है, और एल तरंग की वो खोज की थी जो की थी एस डी लव ने। और एक तरंग है आपकी पी स्टार द एस स्टार, इसकी खोज किसने की थी? कोनाई ने। और एक है पी जी और एस जी जिसकी खोज की थी जेफ्रिज ने, जेफ्रिज ये हो गई हमारे भूकंप के बारे में सामान्य जानकारी। एल तरंगों को धरातलीय तरंग भी कहते हैं, धरातलीय, इसे धरातलीय तरंग भी कहते हैं। तो इसकी जो स्पीड है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी जो स्पीड है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और जो एल तरंग है वो सबसे खतरनाक तरंगे है, और ये सबसे धीरे धीरे चलती है, और सबसे खतरनाक तरंगे भी एल तरंगे कहलाती हैं। और पी तरंगों की जो स्पीड है वो है 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड, और एल तरंगों की स्पीड है 5 से किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा पूछ सकते हैं कि पी तरंगों की स्पीड क्या है, किस गति से पी तरंगे जो है वो चलती है। तो 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पी तरंगे जो है वो गति करती है। और एस तरंगे जिसे द्वितीय तरंगे कहते हैं 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है गति करती है। तो क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन सकता है कि भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे कौन कौन सी है, तो इसमें आपको आंसर देना है कि पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगों को क्या क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। एस तरंगों को द्वितीय तरंगे कहते हैं, और इसे अनुप्रास्थ तरंगे भी कहते हैं। अनुप्रास्थ तरंग भी कहते हैं, इसे अनुप्रास्थ तरंग, इसे अनुप्रास्थ तरंग भी कहते हैं, ठीक है। तो एल तरंगों की जो स्पीड होती है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, और ये जो है वो धरातलीय तरंगे होती हैं, और ये सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं। अब पढ़ेंगे, अब इसमें पी एस तथा एल तरंगों का संचरण, पी एस तथा एल तरंगों का जो संचरण है वो हम देखेंगे यहाँ से कैसे। पी एस एल संचरण, ठीक है। तो पी एस एल इसमें ये हो गई, ये हो गई पी तरंगे, ये एल तरंगे, और ये हो गई सॉरी ये एस, और ये हो गई एल तरंगे। तो ये इनका संचरण है। पी तरंगे जो होती है वो सबसे तेज गति से चलती है लेकिन सबसे कम खतरनाक होती है। एस तरंगे उससे कम तेज गति से चलती है लेकिन कम खतरनाक होती है। एल तरंगे जो होती है वो धरातलीय तरंगे होती है, और ये सबसे कम स्पीड से गति करती है, और सबसे ज्यादा खतरनाक भी एल तरंगे होती हैं। तो इस प्रकार से इनका संचरण हो गया है। हो गया सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी, ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं? तो भूगर्भ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त भूकंपीय तरंगों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, इसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। इसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लो कि इसमें भूगर्भ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त भूकंपीय तरंगों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, इसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था वो था रॉबर्ट मेंटल, रॉबर्ट मेंटल, ठीक है। इसने जो है सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का जो है अध्ययन किया है। तो ये हो गई हमारी सिस्मोलॉजी। अब पढ़ेंगे सिस्मोलॉजी में भी आपसे पूछ सकते हैं सिस्मोग्राफी। अब पढ़ेंगे सिस्मोग्राफी, तो ये हो गई हमारा सिस्मोग्राफी।
इसमें क्या किया जाता है कि वह कागज या पेपर जिस पर किसी कागज या पेपर पर जो है वह कागज या पेपर जिस पर भूकंपीय तरंगों का जो है आलेख है जो तैयार किया जाता है, तो इसे कहते हैं सेस्मोग्राफ। तो ये हो गया हमारा सेस्मोग्राफ। अब पढ़ेंगे भूकंप मापी। मापी मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल, इसकी खोज जो है, इसकी खोज किसने की थी? मर्केली ने। मर्केली नामक एक विज्ञान था जिसने इसकी खोज की थी, और वो जो वैज्ञानिक है वो इटली का निवासी है, और उन्होंने ये जो खोज की थी वो 1902 में की थी। गुणात्मक पैमाना, इसे गुणात्मक पैमाना कहते हैं, और उसे जो है मात्रात्मक पैमाना कहते हैं। ठीक है, तो इसे गुणात्मक पैमाना, मात्रात्मक पैमाना, पैमाना। ठीक है, और इसे ज्ञानेंद्रियों का अनुभव होता है। और इसमें मात्रा का ज्ञान होता है, मात्रा का ज्ञान। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का अनुभव, गुणक 1 से 12, और इसमें गुणक हो गए 0.1 से 9. ये हो गए इसमें गुणक। बंद पैमाना, और ये हो गया खुला पैमाना। बंद पैमाना और खुला पैमाना। विनाश प्रभाव पर आधारित। सिस्मोग्राफी, और ये जो है शुद्ध पैमाना है, शुद्ध पैमाना, और ये है अशुद्ध पैमाना। अशुद्ध पैमाना, तो आप लिख लो ये भूकंप मापी। अगर लिखना चाहते हो तो वीडियो को रोक के लिख लेना। अब हम पढ़ेंगे क्या, इसमें एक क्वेश्चन है कि समान भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सहभूकंप रेखा। समान भूकंप समय वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ये हो गया आपका भूकंप का पाठ पूरा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं आपके लिए जल्दी लाने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।